बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा करके वापस जा चुके हैं, लेकिन अपनी जो फाइनल गुफ्तगू थी उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्खन लगा के सफारतकारी का ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ऐसे लग रहा था जैसे दो आशिक एक दूसरे की नज़रों में नज़रें डाल के एक दूसरे के लिए कसीदा पढ़ रहे हों। लेकिन इसी दौरान जब ईरानी सदर ने अमेरिका की जारहियत को इंतहाई सख्त अल्फाज में बयान करने की कोशिश की, तो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि जिंदाबाद पाकिस्तान और जिंदाबाद ईरान, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले मिले और वो निकल गए। अब लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं और इस सारी सफारतकारी के खेल के पीछे क्या मकासद छुपे हुए हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर कोई परेशान है कि ईरान अमेरिका आपस में लड़ते हैं लेकिन पाकिस्तान के करीबी दोस्त हैं। ईरान सऊदी अरब को एक दूसरे पर शक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दोनों के इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं। हम ये देख रहे हैं कि ईरान यूएई एक दूसरे की जान के दुश्मन हुए हैं, हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान दरमियान में खड़ा है। और एक तरफ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात किसी से छुपे हुए नहीं हैं, दूसरी तरफ यूएई और ईरान के ताल्लुकात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से दो ब्लॉक्स जो हैं वो मंजर आम पे आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस जंग के बाद एक नई सर्द जंग शुरू होने वाली है। ब्लॉक नंबर 1 में पाकिस्तान के साथ हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब है, तुर्की है और दीगर इत्तेहादी हैं। दूसरे ब्लॉक के अंदर भारत है, इसराइल है, यूएई है और दीगर लोग हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर खबर आती है कि यूएई आकाश तीर डिफेंस सिस्टम भारत से लेने जा रहा है। जब ये डील सामने आती है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान पर इसके असरात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और हम ये देख रहे हैं कि ईरान वो मुल्क है जिसने फिज़िकली, आप ये समझ लें कि अमेरिका के F-35 से लेके F-15 से लेके F-18 से लेके उनके ड्रोन्स तक, उनके अवैक्स तक, 28 उनके फौजी अड्डों तक सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन उनके सदर का जिस तरह पाकिस्तान में इस्तकबाल किया गया, जिस तरह की उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये बैलेंस पाकिस्तान ने किस तरह मेंटेन किया है, इस जादू को जानने की कोशिश कर रही है पूरी दुनिया। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एक हाथ में चीन, ईरान, रूस है, तो दूसरे हाथ में हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका, उसके इत्तेहादी मशरिक़ वुस्ता उसके हाथ में है। और फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के लिए जो मंसूबे तो एक है ही हैं, लेकिन दोनों ने, चाहे ईरानी सदर थे चाहे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, पूरी काबीना के साथ 15-15 लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को जो 3 पैगाम दिए हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और ये भी बताऊंगा कि इल्लामा इकबाल का इतना जिक्र ईरान की तरफ से क्यों किया जाता है, क्योंकि ईरान के सदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र इल्लामा इकबाल के बारे में तारीफ़ी कलमात बयान करने के बाद शुरू किया। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वो ऐसे कौन से जंजीरें हैं जिन्हें तोड़ना दोनों ममालिक के लिए इंतहाई मुश्किल है। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि गर्म जंग के बाद अब सर्द जंग शुरू हो चुकी है। ब्लॉक नंबर 1 के अंदर सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई रियासतें शामिल हैं। और ये मुकम्मल तौर पे फ़ौजी इत्तेहाद बेशक ना हो, लेकिन सफारतकारी और इलाकाई इस्तेहकाम पर एक दूसरे के साथ ये हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं। ब्लॉक नंबर 2 में हम ये देख रहे हैं कि इसराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब अमारात और उनकी पुष्ट पे अमेरिका। अब कहा जा रहा है कि ये शायद एक तरह से जुग्राफियाई तसव्वुर है, जिसमें ब्लॉक नंबर 1 के जो ममालिक हैं वो IMEC के ऊपर भी चीज़ों को देखा जा रहा है कि किस तरह भारत से कॉरिडोर बनेगा, फिर वो मशरिक़ वुस्ता में यूएई के पास सारा सामान जाएगा और रेल के रास्ते सऊदी अरब से गुजरता हुआ इसराइल की पोर्ट पर जाएगा और इसराइल के बाद फिर वो यूरोप में भेज दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त ये वाला मंजरनामा नहीं चल रहा, मंजरनामा कोई और चल रहा है।
सऊदी अरब यूएई एक दूसरे के मुकम्मल मुखालिफ नहीं है, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और दोनों अमेरिका के इत्तेहादी हैं, दोनों चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और चीन और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान में पाकिस्तान बैठा हुआ है, चाहे उसमें से सी पैक गुजर रहा है या जो भी गुजर रहा है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब ये खबर आती है कि यूएई भारत से आकाश तीर की डील करने जा रहा है, बरामूस के मिसाइल लेने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर एकदम से, बेशक ये अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान फौरी तौर पे इसके असरात पर गौर करता है और पाकिस्तान को ये बात समझ आती है कि भारत को खलीज में दिफाई बरामद कुनंदा की हैसियत मिलने का पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है। इसके साथ ही क्या यूएई अब मगरबी असले से हट के एशिया की तरफ आ रहा है, जिस तरह सऊदी अरब भी अब चाइना के हथियार पाकिस्तान से लेगा, इसी तरह यूएई भी रशिया के हथियार भारत से लेगा। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि जहां दिफाई मार्केट के अंदर पाकिस्तान के लिए खलीज में मुकाबला आने वाला है, वहीं यूएई जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ इत्तेहाद भी बना रहा है। तो बात यह है कि पाकिस्तान और यूएई के आपस में बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे माजी में खलीजी ममालिक में तरबियती किरदार अदा करते रहे हैं, उनके जहाज़ उड़ाते रहे हैं, उनके लिए जंगें लड़ते रहे हैं। और इसके साथ ही यूएई चीन और पाकिस्तान दोनों से राब्ता बरकरार रखना चाहता है, इसका भी आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान दोनों हाथों से क्या खेल खेल रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है या कुछ और है? क्योंकि पाकिस्तान के एक तरफ अमेरिका है, सऊदी अरब है, तुर्की है, खलीजी ममालिक हैं, तो पाकिस्तान के दूसरी तरफ चीन है, ईरान है, रूस है और वस्ती एशियाई ममालिक हैं। अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, लोग ये कहते हैं कि ये मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर चल रही है, लेकिन क्या मल्टी अलाइनमेंट इतनी आसान है? यानी कि ना आप मुकम्मल अमेरिका के कैंप में, ना आप मुकम्मल चीन के कैंप में, बल्कि आप दोनों से फ़ायदा वक्त आने पे उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये किस तरह चलेगा? तो जो पाकिस्तान का मुमकिना एक स्ट्रेटेजिक विजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं इनको जब आप बैठ के इनका तज्जिया करेंगे तो इसमें से ये तमाम तर चीज़ें ही निकलेंगी। सबसे पहले कि पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता, ईरान और चीन के दरमियान ब्रिज बनना है। उसके बाद सी पैक को सेंट्रल एशिया तक पहुंचाना है। सऊदी सरमायाकारी को ना सिर्फ दिफा में लाना है बल्कि डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल करना है। अमेरिका के साथ महदूद ताल्लुकात को बहाल करके जितनी देर गुजारा हो सकता है उसको गुजारा करना है, आखिरी वक्त तक, यहाँ तक कि मुर्दे के पैर जो हैं वो कब्र के अंदर मौजूद हों। इसके साथ ही भारत को इलाकाई तन्हाई में धकेलना है। जाहिर सी बात है, भारत हमारे लिए बुरा सोचता है तो हम अब उसके लिए तो अच्छा नहीं सोच सकते। जो कुछ वो अफ़गानिस्तान में कर रहा है, जो कुछ वो बलूचिस्तान में कर रहा है, जो कुछ वो कश्मीर में कर रहा है, तो फिर यहाँ से भी जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से ही आएगा। और इसके साथ ही ईरान और अरब दुनिया के दरमियान सालिसी का एक मुस्तकिल किरदार पाकिस्तान अपने पास रखना चाहता है। वो उसी सूरत होगा जब वो ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत रखेगा। और खलीजी भी ये बात समझते हैं और अमेरिका और मगरिब भी ये बात समझते हैं। इसलिए पाकिस्तान को मुकम्मल छूट दी गई है कि उसका बाजू मरोड़ के उसको ये ना कहा जाए कि इधर या उधर। अब हम ये देखते हैं कि ईरानी सदर आते हैं पाकिस्तान और पूरी काबीना के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान खड़े हुए हैं, पूरी कतारें लगी हुई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक बात, जब हम चीज़ों से के ऑप्टिक्स निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, काबीना भी मौजूद है, अस्करी क़यादत भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि आप तीन पैगाम दे रहे हैं। एक आप जो अंदरूनी पैगाम दे रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में ईरान पॉलिसी के ऊपर मुकम्मल तौर पे इत्तफाक है। इसके साथ ही आप इलाकाई पैगाम ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान को तनहा नहीं समझता और ना ही तनहा छोड़ेगा। और जो आलमी पैगाम है वो ये है कि इस्लामाबाद ईरान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखेगा, चाहे तल अबीब हो या वाशिंगटन हो, उसको वो कुछ भी उसका नतीजा अखज़ करने की कोशिश करे, पाकिस्तान ने जो करना है वो करके ही छोड़ना है।
اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں اس سے پہلے کہ آپ کو بتاؤں کہ اصل کھیل کیا چل رہا ہے، میں علامہ اقبال کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی ایران کے لیڈرشپ پاکستان آتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ لاہور آئے، علامہ اقبال کے مزار پہ جائے، اس کے بعد وہ اسلام آباد جائے اور پھر دیگر جو چیزیں ہیں وہ کرے۔ اب ہم نے دیکھا کہ مسعود پزشکیان نے بھی علامہ اقبال کی غیر معمولی مقبولیت کا جو ایک ڈنکا بجتا ہے اس کے اوپر مہر ثبت کی اور ان کی تعریفی کلمات ان کے لیے ادا کرتے ہوئے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا۔ جب میں نے وجوہات جاننے کی کوشش کی تو مجھے یہ سمجھ آئی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ علامہ اقبال فارسی کے شاعر تھے اور بڑے جو شاعر تھے فارسی کے ان میں وہ روحانی فکر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اقبال نے مولانا رومی، اسلامی نشاط ثانیہ، خودی پر بہت زیادہ زور دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو پاکستان کے اندر بھی دیا۔ تو جو ایرانی انقلاب ہے تو بہت سے ایرانی جو دانشور ہیں وہ اقبال کو اسلامی بیداری کا مفکر سمجھتے ہیں، نہ صرف مفکر سمجھتے ہیں بلکہ ایران میں علامہ اقبال کے اشعار اسکولوں اور جامعات کے اندر بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کا بچہ بچہ علامہ اقبال سے واقف ہے، نہ صرف واقف ہے بلکہ دل سے ان کی عزت کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر، پاکستان کی جان پہچان، پاکستان کا نظریہ سوچنے والے، خواب دیکھنے والے وہ علامہ اقبال ہیں۔ تو یہ ایک بڑا رشتہ آپس میں جڑا ہوا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جو ایران اور پاکستان کو الگ نہیں ہونے دیتی وہ پاکستان اور ایران کا جغرافیہ ہے۔ 900 کلومیٹر کی سرحد ہے، توانائی کی ضرورت ہے، ایران کے پاس گیس ہے، پاکستان کو گیس چاہیے۔ فرقہ وارانہ حقیقت ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور دونوں ممالک اپنے اپنے جو فرقہ وارانہ توازن ہے ایک دوسرے کے ممالک کے اندر اس کو وہ بگاڑنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی افغانستان کے اندر وہ عدم استحکام چاہتے ہیں، اس لیے وہ استحکام کے اندر دلچسپی لے رہے ہیں، اور چین دونوں کا مشترکہ پارٹنر ہے اور یہ مل کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جو کہ ایران اور چین کے درمیان میں ایک زنجیر کے طور پہ سمجھی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ آپس میں براہ راست بات نہیں کرتے، عرب ممالک ایران کے اوپر مکمل اعتماد نہیں کرتے، چین مشرق وسطیٰ میں مستقل موجودگی چاہتا ہے پاکستان کے ذریعے، تو اس لیے پاکستان چین سے بھی جڑا ہوا ہے، سعودی عرب سے بھی جڑا ہوا ہے، ایران سے بھی جڑا ہوا ہے، امریکہ سے بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ جڑنے کی جو باتیں ہیں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ آپ کی جو حالیہ سفارت کاری ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے نتیجے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس وقت یعنی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں دو بلاکس نہیں بن رہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس وقت یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کے اندر وہ تقسیم ہو رہی ہے یا شفٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان کسی ایک کیمپ کا سپاہی بن کے کسی صورت بھی نہیں رہنا چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ چین، امریکہ، سعودی عرب، ترکی، ایران، وسط ایشیائی ممالک کے درمیان ایک کنیکٹر کا کردار ادا کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب دو کیبلوں کو آپس میں جوڑنا ہو تو اس کنیکٹر کے بغیر آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو وہ کنیکٹر کی ایک حیثیت دے دی ہے اور یہ بڑی محنت کے بعد دی ہے، تو اس کنیکٹر کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بننے کے بعد پاکستان اپنے لیے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ریلیونٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے اس کے بعد پاکستان کو ریلیونٹ بننے کے لیے بہت ہی جتن کرنے پڑے ہیں، چاہے کولڈ وار تھی، کولڈ وار کے اندر پاکستان نے اپنا ایک کردار کریٹ کیا، سپر پاور کے قریب آیا، جو کچھ بھی کیا اللہ کا شکر ہے آج ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، پوری دنیا ہمیں جانتی ہے، ہمیں سمجھتی ہے، ہمسایہ ممالک میں ہمارے نام سے بچے جو ہیں رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو یہ بڑی ایک حقیقت ہے۔ کولڈ وار کیا، پھر 9/11 کے بعد ایک اہم کردار ادا کیا، تو چاہے سرد جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ جو کردار اب پاکستان ادا کرنے جا رہا ہے اور اپنی ریلیونسی وہ کریٹ کر چکا ہے، وہ پچھلے تمام کرداروں سے ایک بہت بڑا کردار ہوگا، اور یہی اس وقت پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ویژن ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔